हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम ये धातुओं के रासायनिक गुण कर रहे थे। इससे पहली वाली क्लास में जो हमने किया, पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये कल मैंने छोड़ दिया था बीच में, मतलब शुरू भी नहीं किया था, बीच में नहीं। फिर इसको हम बाद में करेंगे। पहले एक बार पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या था। हमने धातुओं के रासायनिक गुण कर रहे थे, उसमें हम धातुओं की ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कर रहे थे। तो धातु की ऑक्सीजन और जल से रिएक्शन ये कराई थी हमने। तो इसमें कुछ धातु तो अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं और कुछ बहुत कम क्रियाशील होते हैं। हमने तीनों को अलग अलग देखा था। तो सबसे पहले हम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे थे, तो क्या होता है, धातु प्लस ऑक्सीजन, तो हमें धातु ऑक्साइड मिल रहा था। धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का था। तो ये लिटमस के साथ कैसा व्यवहार करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। फिर इस धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, धातु ऑक्साइड प्लस जल, तो यहाँ पे हमें धातु हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। धातु हाइड्रोक्साइड, तो ये हमने कल किया था। धातु की जब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे थे तो धातु ऑक्साइड, और इस धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करा रहे थे तो धातु ऑक्साइड मिल रहा था। अब इसमें कुछ अधिक क्रियाशील धातु थे, कुछ कम क्रियाशील धातु थे और कुछ बहुत कम क्रियाशील धातु थे। अब हम उनकी रिएक्शन देखते हैं कि वो कैसे रिएक्शन कर देते हैं। जैसे अधिक क्रियाशील धातु हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीन थे। हमने इनकी ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी, तो क्या हुआ था, Na2O, K2O, Li2O, ये हमें मिल रहा था। ये इनके ऑक्साइड बन गए थे, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड। फिर इनकी हमने जल से अभिक्रिया कराई थी आगे। अगर इनकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मिला था हमें NaOH, यहाँ KOH और यहाँ LiOH, ये इनके हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अधिक क्रियाशील धातु थी तीनों, ये तीनों अधिक क्रियाशील। अब जो कम क्रियाशील है उनको देखते हैं। कम में हमने दो लिए थे, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब इनके हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, O2। इनकी क्रिया कराई हमने तो इनके ऑक्साइड मिलेंगे BeO और MgO। ये हमें इनके ऑक्साइड मिल गए, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्योंकि जो ये अधिक क्रियाशील धातु थे ये जल में घुलनशील थे, इसलिए जल से अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बनाते। लेकिन ये जो ऑक्साइड है ये जल में घुलनशील नहीं होते, इसलिए जल से रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जल से रिएक्शन नहीं होगी आगे, इनकी जल में घुलनशील नहीं है इसलिए जल से रिएक्शन भी नहीं करेंगे। ये कम क्रियाशील धातु थे और इससे भी कम थे, बहुत कम क्रियाशील।
इसमें क्या लिया था हमने, बोरोन और एल्यूमिनियम, ये दोनों लिए थे। इनके ऑक्सीजन से क्रिया कराई, फिर ऑक्सीजन से, तो हमें यहाँ क्या मिला, B2O3, इधर भी Al2O3, तो ये इनके ऑक्साइड बन गए, बोरोन का ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये भी क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है, तो ये भी जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे आगे, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन तक रह गए। अब ये अधिक क्रियाशील है क्योंकि इनकी बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये कम क्रियाशील है क्योंकि इनकी बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बहुत कम क्रियाशील है क्योंकि इनकी बाहर की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली कक्षा में, वो उतना अधिक क्रियाशील होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कम है तो क्रियाशील अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्रियाशील कम होगा। तो इनमें यही हो रहा है, इनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ये अधिक क्रियाशील है क्योंकि ये इसको आराम से त्याग सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देंगे और अपना बाहर वाला कक्ष पूरा कर लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे आराम से, इसलिए ये अधिक क्रियाशील है, ये जल्दी से क्रिया कर लेते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन 2 को निकालने में थोड़ी पावर लगेगी, तो उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है। ये तो रूम टेम्परेचर पे ही क्रिया कर लेंगे, लेकिन इसको हमें हीट देनी पड़ेगी, यहाँ पे हम हीट देंगे तब ये रिएक्शन करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको निकालने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तभी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। अब इसमें तो 2 थे लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसमें हीट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी हीट देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ पे हीट इनसे भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनके 3। तो हम यहाँ लिखेंगे अधिक ऊष्मा। यहाँ पे हमें और ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब इनके ऑक्साइड बनेंगे हमारे पास, और ये क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेंगे जल से। तो ये पिछली क्लास का रिवीजन था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको देख लो आप। अब हम ये टॉपिक देखते हैं, नया टॉपिक था ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि हमने धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी तो हमें वो क्षारीय मिल रहे थे, वो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के गुण दिखाते हैं, उनमें अम्लीय गुण भी होते हैं और क्षारीय गुण भी होते हैं, तो उन्हीं धातुओं को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड को। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये धातु ऑक्साइड
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन लिख ली। सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये धातु ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमने कल जो रिएक्शन कराई थी क्षार की ऑक्सीजन के साथ, उनके ऑक्साइड मिल रहे थे हमारे पास, क्षार की नहीं, धातुओं की। धातुओं की जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी उनके ऑक्साइड मिल रहे थे, धातु ऑक्साइड, वो सब क्षारीय प्रकृति के थे। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो क्षार के साथ साथ अम्ल के गुण भी दिखाती हैं। क्षार को गुण तो होते ही हैं उसमें और अम्ल के गुण भी होते हैं। तो ऐसे जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड बनते हैं, तो वो धातु के ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन है, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये धातु ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एल्यूमिनियम और जिंक, ये हमारे पास इसके दो एग्जाम्पल हैं। हम इनके ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? Al2O3 और यहाँ पे ZNO। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड। अब ये हमारे पास मिले एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब क्योंकि इनमें दोनों के गुण होते हैं अम्ल और क्षार के, तो इनके हम अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करा के देखेंगे कि अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा और क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। पहले एल्यूमिनियम को लेते हैं। एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस HCl, पहले अम्ल से कराएंगे और फिर क्षार से Al2O3 प्लस NaOH। दूसरा हमारे पास जिंक ZNO प्लस HCl, ZNO प्लस NaOH। अब इनकी रिएक्शन करा के देखते हैं हम क्या होता है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब ये जल इससे क्रिया करेगा अम्ल से तो ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा ये। तो यहाँ इधर क्या मिलेगा हमें? AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O, इधर जल भी मिलेगा हमें। ऐसे इधर अगर ये क्षार से रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा? NaAlO2 प्लस H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस वाले में जो रिएक्शन हुई है इसमें ये भी धातु है और ये भी धातु है,
तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन सा पहले लिखेंगे और कौन सा बाद में लिखेंगे। यहाँ जो दोनों लिखे हैं Na और Al, तो इसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं और जो कम क्रियाशील धातु है उसको हम बाद में लिखते हैं। Na अधिक क्रियाशील है तो इसको हमने पहले लिखा, और एल्यूमिनियम कम क्रियाशील है तो इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं जिंक को। जिंक में क्या होगा, जब जिंक ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करेगा HCl से, तो इसमें क्या होगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा हमें, ZnCl2 प्लस H2O। और इधर जब जिंक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करेगा तो क्या होगा, Na2Zn2O प्लस H2O। तो हमें यहाँ पे ये सोडियम जिंकेट मिलेगा। जब जिंक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, और जब जिंक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। जिंक क्लोराइड और ये सोडियम जिंकेट। तो ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंप्लीट हो गया। हमने ये भी देख लिया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और उनकी रिएक्शन भी देख ली। अगर वो अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, और क्षार से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो पॉइंट और है छोटे छोटे, उनको भी करा देती हूँ, फिर आज की क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम एक दो बातें और हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी, तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना रहे थे, लेकिन कुछ धातु तो रूम टेम्परेचर पे क्रिया कर रहे थे, कुछ थोड़ा हीट करने पे कर रहे थे, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा हीट देने पे कर रहे थे। परंतु कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनको चाहे जितनी हीट दे लो वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। तो ऐसे भी धातु होते हैं, उनको लिखते हैं हम। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से धातु हैं जो बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे हम। Fe, आयरन और कॉपर, ये दोनों ऐसे धातु हैं जिनको कितना भी गर्म कर लो पर ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे। Fe और कॉपर, आयरन और कॉपर, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो आयरन का चूर्ण होता है, बहुत ज्यादा बारीक जो चूर्ण होता है, उसको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो हल्का फुल्का थोड़ा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, लेकिन ये करते नहीं है क्रिया। आयरन और कॉपर, ये दो ऐसे धातु हैं जो कितना भी गर्म कर लो लेकिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब हम क्रियाशीलता का कुछ बढ़ता क्रम कुछ घटता क्रम लिख लेते हैं कि क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। इधर लिख लेते हैं क्रियाशीलता का घटता क्रम।
जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा वो है पोटेशियम, इससे कम सोडियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक, इससे भी कम Fe, इससे कम कॉपर। तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक, इससे कम आयरन, इससे कम कॉपर। आयरन थोड़ा बहुत चूर्ण लेते हैं तो हल्का फुल्का कर लेता है, तो सबसे कम कॉपर है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्रियाशीलता का घटता क्रम भी कर लिया हमने। आज की क्लास पूरी कंप्लीट होगी, इसमें यही था। पहले हमने पिछली क्लास का रिवीजन करा, धातु ऑक्सीजन से और जल से कैसे अभिक्रिया कर देते। फिर हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पढ़ लिया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें अम्ल और क्षार के दोनों के गुण आते हैं। उनकी हमने अम्ल और क्षार से रिएक्शन भी कराई। अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा और क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिला। और कुछ धातु ऐसी होती हैं जो गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, चाहे कितना भी गर्म कर लो इनको, पर ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये ढीठ होती हैं बिल्कुल। ये आयरन और कॉपर। फिर हमने क्रियाशीलता का घटता क्रम देखा है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। तो आज की क्लास कंप्लीट होगी। इसको 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो ये लर्न भी हो जाएगी आपको देखते देखते। इसमें अलग से फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करो कि फ्री क्लासेस चल रही हैं, इसका फायदा उठाएंगे वो भी। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लिया करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। थैंक यू।